दोस्तों नमस्कार, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर से। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारा जो पिछला टेस्ट था वो आपके बीच में जो हुआ था वो स्पेशली पेट पर आधारित टेस्ट था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो टेस्ट मैक्सिमम जीएस के क्वेश्चन से रिलेटेड था, जबकि हिंदी के भी क्वेश्चन उसमें दिए गए थे। उसी के सलूशन को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि उसका पहला जो क्वेश्चन है वह निम्न में से किस नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिला है। ये दोस्तों ये जोते हुए खेतों का निशान जो मिला है वो आपके कालीबंगा मिला है। दोस्तों आंसर इसका ए सही है और कालीबंगा इसका आंसर है। दोस्तों मैं बता दूं कि कालीबंगन जो जगह है उसको कालीबंगा भी कहा जाता है और वो राजस्थान में है। यही हड़प्पा का वो जगह है जहाँ पे चूड़ियाँ सबसे पहले प्राप्त की गई थी, काली चूड़ियाँ प्राप्त की गई थी। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, त्रिरत्न जिसे जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये त्रिरत्न जो है यह जैन धर्म से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि जैन धर्म में त्रिरत्न को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण के रूप में जाना जाता है, सम्यक चरित्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी पाया जाता है, लेकिन उसका ज्ञान से, सच्चे आस्था से संबंधित न होकर वो त्रिरत्न बौद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ के रूप में त्रिरत्नों को जाना जाता है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन दूसरा का जो प्रश्न है उसका आंसर आपका सी है जो जैन धर्म से रिलेटेड है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कहता है इनमें से किस शासक चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में हुआ। मतलब किस शासक के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति है वह कश्मीर में कराया गया था। तो दोस्तों उसका आंसर होगा सी कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था और प्रथम शताब्दी में बौद्ध संगति, चौथी जो बौद्ध संगति थी वो कराई गई थी। दोस्तों आगे का क्वेश्चन ये कहता है, चौथा क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों इसमें भारतीय दार्शनिक होना चाहिए, जिसके आधार पर मैं बता दूं कि यह जो चौथा क्वेश्चन है इसका आंसर है वैशेषिक जो दर्शन था उस दर्शन में परमाणु सिद्धांत की बात की गई है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जल भी परमाणु है, तत्व के रूप में आपके वायु भी एक परमाणु है तत्व के रूप में। इस तरह की बातों का उल्लेख किया गया है, वो भारतीय दर्शन के वैशेषिक दर्शन में किया गया है। पांचवा क्वेश्चन कहता है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। काफ़ी चर्चित प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है। यह बलवन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। जैसा आप सबको मालूम है कि बलवन गुलाम वंश से रिलेटेड था और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। हालांकि वास्तविक संस्थापक के तौर पर इल्तुतमिश को माना जाता है। दोस्तों छठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कौन सा मध्यकालीन भारतीय सम्राट व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन, काफ़ी चर्चित ये शब्दावली है, स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन है वो चोल वंशियों ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी सही है और चोल वंशियों का शासन जो है दक्षिण भारत में बिल्कुल चेर वंश के अपोजिट था और वह तमिलनाडु के क्षेत्रों में फैला हुआ था। क्वेश्चन सातवां देख लेते हैं दोस्तों। सातवां क्वेश्चन कहता है प्राचीनकारी निम्न में से किससे संबंधित है। इसे पिट्रा ड्यूरा कहा जाता है, ये आप सब देख सकते हैं। तो प्राचीनकारी निम्न में से किससे संबंधित है, यह जो प्रश्न है इसका उत्तर है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। दोस्तों ये प्राचीनकारी एक कला है जो बिहार में फैली हुई कला थी। ये प्राचीन इतिहास से रिलेटेड शब्दावली है और यह बिहार से जुड़ा हुआ विषय है। हमारा जो आठवां क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। दोस्तों मुगल शासकों में हालांकि चारों मुगल शासकों के ही रिलेटेड ऑप्शंस हैं, बट मैं आपको बता दूं कि चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाने का कार्य अकबर ने किया था। हालांकि चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध जो शासक रहा वो जहांगीर रहा। जहांगीर को चित्रकला का एक तरह से सबसे ज़्यादा फलता फूलता शासकों में से काउंट किया जाता है, लेकिन चित्रकारी का कारखाना जब क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन सही है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है
किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। दोस्तों ये आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस अधिनियम को या किस एक्ट को अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी गई थी। तो 1935 अधिनियम जो अंग्रेजों के समय का सबसे लंबा और सबसे बड़ा अधिनियम था, उसी अधिनियम के बारे में बताया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह स्टेटमेंट कि बिना ब्रेकों वाला जो है कि बहुत सारे ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी गई थी 1935 अधिनियम, जो 1935 में ही लाया गया था। 10वां क्वेश्चन कह रहा है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। दोस्तों कितने दिन दांडी यात्रा चली थी, तो दांडी यात्रा 24 दिन तक चली थी। दोस्तों मैं बता दूं कि दांडी यात्रा 6 मार्च से प्रारंभ होकर 12 अप्रैल तक चली थी। यह 1930 की घटना है और 1930 में दांडी यात्रा का नेतृत्व महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सरफरोशी तमन्ना जो शब्दावली है, इसके रचयिता आपके दोस्तों ये हैं आपके राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन जो है राम प्रसाद बिस्मिल। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है दोस्तों कि कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो भी आपका राम प्रसाद बिस्मिल ही होगा। फिर 12वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। दोस्तों मैं बता दूं कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात कह सकते हैं या बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो वह स्वदेशी आंदोलन है। आप सबको मालूम है कि बंगाल विभाजन के खिलाफ 2 आंदोलन बंगाल के क्षेत्रों में प्रारंभ हुए थे। एक आंदोलन बहिष्कृत आंदोलन था और दूसरा आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था। तो इसमें स्वदेशी आंदोलन सबसे चर्चित आंदोलन है। 13वां क्वेश्चन कहता है कि 1945-46 दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो दोस्तों INA जो मुकदमा है वह आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड मुकदमा है। जब सुभाष चंद्र बोस की डेथ के बाद जो है कि अंग्रेज़ों ने INA के सेनाओं को गिरफ्तार कर लिया और उसके ऊपर देशद्रोह के खिलाफ उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। तो उस मुकदमे के मुख्य वकीलों में से भूला भाई देसाई मुख्य वकील थे जो वकालत कर रहे थे। 14वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 14वां क्वेश्चन है मैडम भीखाजी कामा, इनका पूरा नाम है, तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो मतलब ये क्वेश्चन हुआ कि मैडम भीखाजी कामा द्वारा तिरंगा सबसे पहले फहराया गया था और वो कहाँ फहराया गया था। उसका आंसर मैं आपको बता दूं कि उसका आंसर है स्टुगार्ड। स्टुगार्ड जर्मनी में है। जर्मनी में एक सम्मेलन हुआ था, भारतीयों का सम्मेलन था। उसी सम्मेलन में 22 अगस्त 1907 को मैडम भीखाजी कामा ने ये झंडा फहराया था। भीखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की माता कहा जाता है। दोस्तों 15वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। दोस्तों पूर्ण स्वराज का नारा हालांकि लगाया गया था 1929 लाहौर अधिवेशन में, लेकिन इसको घोषित करने का डेट जो रखा गया था वो 26 जनवरी 1930 को रखा गया था। पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। 16वां क्वेश्चन है अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस राज्य में है। ये दोस्तों राज्यों का नाम है और इस राज्यों में डी राज्य छूट गया था, जिसमें इनमें से कोई नहीं मैं आपको लिखाया था और आपको जो ऑप्शन 4 दिए गए थे इनमें से कोई नहीं को मिलाकर उसके बावजूद भी आंसर आपका बी सही है। और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अंतरजी खेड़ा नामक एक गांव है। उसी गांव में पुरातात्विक स्थल के बहुत सारे सबूत मिले हैं और उसी पर आधारित ये प्रश्न मेरा था। दोस्तों 17वां क्वेश्चन कहता है कि राज्याभिषेक समारोह का, ये दोस्तों राज्याभिषेक भारतीय संस्कृति में राजाओं के उत्तराधिकारिता चुनते दौरान राज्याभिषेक की परंपरा रही है। हालांकि विश्व समुदाय भी इसे अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन भारत में सबसे पहले ये परियोजना ये जो है कि विवरण ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण एक ब्राह्मणों की उपनिषद के बाद की कड़ी है
और अत्रेय ब्राह्मण के नाम से एक चर्चित ब्राह्मण संघ है, उसी में अत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह की व्याख्या की गई है। 18वां क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन ये माना जा सकता है, हालांकि पेट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह गौतम बुद्ध जी सारनाथ में पहला उन्होंने उपदेश दिया था। और जैसा कि आपको मालूम होगा गौतम बुद्ध जी को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था, लुम्बिनी उनका जन्म स्थान था और कुशीनगर में उनको महान परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। 19वां क्वेश्चन कहता है लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, और ये मैं बता दूं कि इसका निर्माण आपके औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब एक ऐसा बादशाह था जिसके मरने के बाद मुग़ल शासन ढलान पर गया और एक दिन ऐसा आया कि मुग़ल शासन का अंत हो गया। तो इस नाते औरंगजेब होगा बादशाही मस्जिद जो है लाहौर आज के पाकिस्तान में निर्मित किया गया था। 20वां क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान मुग़ल सम्राट था। तो दोस्तों ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है। और 1857 के विद्रोह के दौरान जो मुग़ल सम्राट था वो था बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। तो इसमें बहादुर शाह द्वितीय लिखा हुआ है, इससे भी ऑप्शन सही हो जाता है। इसको 1857 में अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके रंगून जेल में रखा था और इसी के साथ मुग़ल सम्राट का अंत हो गया था और दिल्ली पर अंग्रेज़ों का शासन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित करें। अब ये ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित करने की बात करता है 21वां क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन की कौन सी घटनाएं ऐतिहासिक घटनाएं हैं हम उसको देख लेते हैं। पहली घटना है चंपारण सत्याग्रह, फिर दूसरा बंगाल विभाजन, तीसरा कांग्रेस का विभाजन। तो दोस्तों इनमें से तीनों घटनाओं के सबसे पहले और सबसे बाद के क्रम को निकालेंगे तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, कांग्रेस विभाजन 1907 में हुआ था और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा, इसके आधार पर हम खोजने का प्रयास करेंगे। तो बी वाला नंबर जो है पहले में आ रहा है, तो बी मतलब दूसरा पहले में आ रहा है, तो दूसरा से प्रारंभ होने वाले जो कड़ी को खोजेंगे तो बी वाला ऑप्शन जब देख रहे हैं तो दूसरा, तीसरा और पहला, अर्थात दूसरा, तीसरा और पहला इस तरह से आपके सामने आ रहे हैं। तो यानी कि ये तीसरा होगा, ये दूसरा पे होगा और ये पहला, तीसरा दूसरे नंबर पे है और चंपारण पहले नंबर पे, तो फिर वो तीसरे नंबर पे आ जा रहा है। मतलब 2, 3 और पहला ये क्रम मिल रहा है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बी नंबर का ऑप्शन सही है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे। दोस्तों मैं बता दूं कि अखिल भारतीय किसान जो कांग्रेस है उसकी बैठक 1936 में हुई थी। दोस्तों 1936 में जब इसकी बैठक हुई थी तो इसके महासचिव चुने गए थे एन.जी. रंगा द्वारा, एन.जी. रंगा को चुना गया था। दोस्तों एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए थे और इसके अध्यक्ष के पद पे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। दोस्तों यह ऑफलाइन क्लास में बताया जाता है कि अखिल भारतीय किसान के अंतर्गत समस्त भारत को एक करने का प्रयास किया गया था। दक्षिण भारत से एन.जी. रंगा को चुना गया था और उत्तर भारत से सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। यह 1936 में बैठक हुई थी और लखनऊ में बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों हम 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नाइल्टी ईस्ट रिज कहाँ स्थित है। तो नाइल्टी ईस्ट रिज के रूप में चर्चित एक शब्द है जिसे हम रिज के तौर पर कटक कहते हैं। और दोस्तों ये कटक जो है आपके हिंद महासागर में स्थित है। दोस्तों ये हिंद महासागर में ये कटक काफ़ी बड़ा कटक माना जाता है और हिंद महासागर में एक चर्चित कटक है। इस तरह से कटक के संबंध पूछ रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि प्रशांत महासागर में भी कटक पाया जाता है, आंध्र महासागर में भी कटक पाया जाता है। तो इस हिसाब से हिंद महासागर आपके महत्वपूर्ण कटक है। 24वां क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों सेबी एक संस्था है जो हमारे देश में शेयर धारकों के सिक्योरिटी देती है, शेयर धारकों के लिए काम कराती है। तो इस संदर्भ में यह माधवी पुरी बुच जो है कि नए सेबी के अध्यक्ष हैं और यह एक महिला हैं जो पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रही हैं। 25वां क्वेश्चन है आपके सही उद्योग, यहाँ उद्योग होना चाहिए, मैं थोड़ा सा
राइट, वो टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? तो दोस्तों 25वां क्वेश्चन का उद्योग आप सबको मालूम होगा कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है पूरी तरह से उद्योग पर आधारित थी, तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ए। तो अगला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं 26वां क्वेश्चन दोस्तों। 26वां क्वेश्चन कहता है नाथुला दर्रा स्थित है। तो आप सबको मालूम होगा नाथुला दर्रा भारत में है, और नाथुला दर्रा भारत में सिक्किम राज्य में है, और ये काफ़ी चर्चित दर्रा है, और ये चीन और भारत के बीच में व्यापार के लिए भी जाना जाता है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। सिक्किम के 2-4 दर्रे में से एक जीलेपाला दर्रा है, और वो भी काफ़ी चर्चित है। डोकिया दर्रा है, वो भी चर्चित है। यह सिक्किम राज्य में है और भारत से रिलेटेड है। जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर हम आपको बता सकते हैं कि भारत का 135वां स्थान है। हालांकि दोस्तों दुनिया में पहले नंबर पर, इस पर वीडियो भी जा चुका है, दुनिया में पहले नंबर पर आइसलैंड का स्थान है, जबकि दुनिया का सबसे अंतिम स्थान पे 163वां स्थान अफगानिस्तान का है। यह जो रिपोर्ट है IEP द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों आगे क्वेश्चन हम देखते हैं 28वां क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो जनजाति अनुसंधान संस्थान की रिसेंटली स्थापना की गई है और नई दिल्ली में की गई है। यह अमित शाह जी द्वारा, जो गृह मंत्री भी हैं देश के, उनके द्वारा स्थापित यह संस्था है जो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। 29वां क्वेश्चन कह रहा है मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट आयोजित किया गया। तो दोस्तों वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो आयोजित किया गया है वो दुबई में किया गया है। दुबई UAE के एक शहर है जो काफ़ी चर्चित शहरों में शामिल है वर्ल्ड के, और इसी में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन किया गया है। 30वां क्वेश्चन कर रहा है जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना? दोस्तों ये भी अपने वहाँ का रिपीटेड क्वेश्चन है। सुरक्षा मित्र परियोजना संबंधित है, तो किससे संबंधित है? इसमें ऑप्शन जो दे रखा है, शुरू की गई है, किसने शुरू किया है? तो ये राज्यों का नाम दिया है, इसमें दिया है तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड और केरल। तो आपका केरल ऑप्शन सही है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि किस राज्य द्वारा सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत की गई है, तो वो आपका ऑप्शन में है जो 4, उसमें से केरल सही ऑप्शन है। दोस्तों अगला हम देखते हैं 31वां क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसका जो नाम दिया गया है वो CTB दिया गया है। बी ऑप्शन सही है और CTB का नाम दिया गया है। 32वां क्वेश्चन है दोस्तों, म्यांमार की मुद्रा क्या है? दोस्तों म्यांमार भारत का एक पड़ोसी देश है और इसके मुद्रा का नाम है क्वात। दोस्तों ये C ऑप्शन सही है, क्वात इसके मुद्रा का नाम है। मैं बता दूं आपको, पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, भारत, नेपाल और श्रीलंका में रुपया चलता है। हालांकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया, नेपाल में नेपाली रुपया, और जो है कि आपके श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया चलता है। और उस केसेस में ये आपके संबंधित देश हैं। और इसमें भूटान में नट्रुगलम का आयोजन किया जाता है। नट्रुगलम। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? कलिम्पोंग हिल स्टेशन दोस्तों ये आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। वेस्ट बंगाल में कलिम्पोंग हिल स्टेशन है और यह वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। 34वां क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित किया गया है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आपके नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना रिसेंटली हुई है। भारत के लिए एक ऐतिहासिक घटना है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है, जिसमें भारत में शहीद हुए सभी सैनिकों के चित्रण भी किया गया है, उनका योगदान को भी दर्शाने का काम किया गया है। अब 35वां क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को मनाया जाता है। उष्णकटिबंधीय दिवस
29 जून को, और यह शुरू हुआ था 2016 से। 2016 से अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग 36वां, और 36वां है सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है। दोस्तों सार्क एक संगठन है जिसको दक्षेस कहा जाता है। इसका मुख्यालय है काठमांडू में। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, और इसकी पहली बैठक ढाका में हुई थी, जो बांग्लादेश है। और इससे संबंधित जो राज्य हैं, जो देश हैं, वो आपको पढ़ाया जाएगा ऑफलाइन क्लासेस में। हालांकि इसका मुख्यालय आप काठमांडू में जान सकते हैं। भारत इसका सदस्य देश है और संस्थापक सदस्य है। 37वां क्वेश्चन कह रहा है जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता। तो 37वां क्वेश्चन का आंसर है सीनी शेट्टी। ये दोस्तों ये मिस इंडिया के स्तर पे ही एक आयोजन है जिसका खिताब 2022 में मिस सीनी शेट्टी ने जीतने का काम किया है। और 38वां क्वेश्चन कहता है वीरों का कैसा हो बसंत। ये एक चर्चित पुस्तक कविता है, और इस कविता के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जो अपने आप में काफ़ी ओजस्वी कवि मानी जाती हैं। और ये हिंदी जगत की एक प्रख्यात कवियों में इनका नाम शुमार है। सुनहरा अक्षरों से इनको जाना जाता है। 39वां क्वेश्चन कहता है अकाल का पर्यायवाची है। दोस्तों अकाल का पर्यायवाची जो है, ये 39वां क्वेश्चन के ऑप्शन जो हैं उसमें दिया गया है। अकाल का पर्यायवाची क्या है, तो दुर्भिक्ष होता है अकाल का पर्यायवाची। दोस्तों मैं बता दूं कि दुर्भिक्ष जो है अकाल के पर्यायवाची होता है। फिर 40वां क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। आकाश शब्द का विलोम है। तो दोस्तों आकाश शब्द का विलोम पताल होता है, धरती नहीं होता। ध्यान रखेंगे, आकाश का विलोम जो है पताल होता है। हिंदी से रिलेटेड ये प्रश्न है। आप विलोम को आसानी से जानने के लिए आपको रटना पड़ेगा, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। इसके शॉर्टकट मेथड नहीं मिलते हैं दोस्तों, इसलिए किसी भी विलोम को जानने के लिए आपको किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। 41वां कहता है कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। तो दोस्तों SBI पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में नाम आया और 1955 में इसे SBI कर दिया गया। तो दोस्तों ये आपका ध्यान रखने वाली बातें हैं। 42वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। दोस्तों अनुवांशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है। मेंडल अनुवांशिकता के रूप में खोज करके यह बताया था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या परिवर्तन होता है, और इसी को लेकर मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। 43वां क्वेश्चन कहता है पारसेक एक इकाई है। तो दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि पारसेक एक लंबी दूरी को माप करने वाली इकाई है और दूरी को मापने वाली इकाई है। दोस्तों पारसेक काफ़ी दूरी तक मापी जाती है और ये सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दूं कि 44वां क्वेश्चन कहता है कि एक सीधी सड़क पर कार की गति का उदाहरण है। दोस्तों मैं बता दूं कि 44वां के हिसाब से एक सीधी सड़क भी है और उस पर सीधी कार भी जा रही है। तो ये पूछ रहा है किस गति के नियम का उदाहरण है, तो ये रेखीय गति के नियम का उदाहरण है। दोस्तों काफ़ी आसान है समझना। एक सीधी सड़क है और एक कार जा रही है, तो जब कार जाएगी सीधी सड़क पे जाएगी तो सीधी ही जाएगी। वह किस गति का उदाहरण है, तो रेखीय गति का उदाहरण है। दोस्तों 45वां क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 45वां कहता है कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। दोस्तों समान नागरिक संहिता संबंधित जो अनुच्छेद है वो 44वां अनुच्छेद है। और सबको मालूम होगा कि एक समान नागरिक संहिता सबसे पहले गोवा राज्य में लागू हुआ था। दोस्तों 46वां हमारा 46वां क्वेश्चन कहता है कि जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। और भारत में पहली बार पशुओं के लिए एक सम्मेलन कराया गया था जो नई दिल्ली में कराया गया था। दोस्तों 47वां क्वेश्चन कि जुलाई 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन हुए हैं। तो राहुल नार्वेकर, यह जुलाई में इनका कार्यभार प्रारंभ हुआ है। और राहुल नार्वेकर करके ये विधानसभा के भारत के इतिहास में पहले ऐसे अध्यक्ष बने हैं
जो सबसे कम उम्र के हैं, सबसे अधिक युवा हैं। राहुल शब्द भारत में युवा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा है। राहुल गांधी युवा नेता के तौर पर जैसे आप लोग याद रखेंगे, उसी के आधार पर आप याद रख लीजिएगा कि राहुल नार्वेकर भारत के इतिहास में पहले युवा और सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं, महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों कि जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये एक क्वेश्चन है INS विक्रांत, जिसको हम आपके बीच में इनकी विशेषताओं को बताने का प्रयास करेंगे कि ये जल्दी ही केरल के तटों से इसका अनावरण हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ऐसा करते हुए अर्थात विमान वाहक पोत बनाते हुए भारत दुनिया के इतिहासों के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है। क्योंकि आपको बता दूं इसके पहले दुनिया के 4 ही देश ऐसे थे जो इतने बड़े कार्यों को अर्थात पोत को बनाने में सफलता हासिल किए थे। भारत 5वां देश बन गया है। दोस्तों 49वां क्वेश्चन हमारा है, 49वां क्वेश्चन है अग्रदूत। अग्रदूत जो है समाचार पत्र किस भाषा संबंधित है? तो ये असमिया भाषा संबंधित। दोस्तों मैं बता दूं कि अग्रदूत जो है कि 1895 से 1995 से काम कर रहा है और ये असमिया भाषा में लिखी गई समाचार पत्र मानी जाती है। 50वां और अंतिम क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखेंगे 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था, जिसके आधार पर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि 24 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संविधान में सबसे पहले 14 सितंबर 1949 को हिंदी को शामिल किया गया था। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर यह 14 सितंबर है, लेकिन विश्व स्तर पर क्वेश्चन पूछे जाने के नाते इसका आंसर है 10 जनवरी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और आप कैसा और भी इसमें संशोधन चाहते हैं, ये हमें ज़रूर से बताएंगे। दोस्तों आपके कमेंट का ज़रूर हम इंतज़ार करेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।